जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बीपीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में आज हम देखेंगे। आज हमारा डेट 30 क्लास है, यानी 30वां क्लास है आज हमारा। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या क्या समाप्त हो गया है। यानी साइंस हमारा समाप्त हो गया है, हिस्ट्री समाप्त हो गया है, बिहार सामान्य ज्ञान हो गया है, उसके बाद ज्योग्राफी हमारा दोनों हो गया है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया है, इकोनॉमिक्स हो गया है। और आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। क्या पढ़ेंगे? इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, पर्यावरण एवं परिस्थिति के बारे में देखेंगे। ठीक है, और जो अभी तक क्लास नहीं कर पाया है वो क्या करे, रिजल्ट बेस्ड कोचिंग चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। लोगो ये है, इसको क्या कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए, आराम से बीपीएससी अभी भी टाइम है। अगर जितना पढ़ाया गया है वो आप कर लीजिए तो समझिए ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी 29 क्लास इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप जाइए आराम से कीजिए। करंट अफेयर्स की जो क्लास हो रही है वो आप करते रहिए, करंट अफेयर्स की भी क्लास। ठीक है, और और इस पे क्या होगा कि आप इस पे जैसे ही हमारा 2-3 टॉपिक और है, जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी हो जाएगा और एक टॉपिक साइंस एंड टेक, उसके बाद थोड़ा सा विविध देख लेंगे। ये सब होने के बाद हम इसी चैनल पे अब क्या करेंगे, हम टेस्ट 3 चालू कर देंगे। ठीक है, अलग अलग कोचिंगों का अलग अलग टेस्ट 3 चालू कर देंगे, उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम कराते चलेंगे। और हमारा और क्या होगा, और इसी पे अब क्या करेंगे, फिर से हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक यानी डे 1 से। और डे 1 का फायदा क्या रहेगा, डे 1 हम आपको टॉपिक देंगे और आपको क्या करना है, वीडियो देख के टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, वो भी एक फायदा होगा। ठीक है, तो वहां आप जाइए और ध्यान से इसको देखते रहिए। ठीक है, तो आइए हम आज इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ें। ठीक है, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण क्या होता है, परि प्लस आवरण, यानी कि चारों ओर, हमारे जो चारों ओर के वातावरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी जो हम चारों ओर के वातावरण से जो घिरे हुए हैं, जैसे स्थल मान लीजिए यहाँ है, ये हमारा वायुमंडल है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, ये हमारा ये पृथ्वी है तो इसमें स्थल भी है। ठीक है, स्थल है, वायु है। ठीक है, वायु है, जल है, मृदा है। ठीक है, मतलब इत्यादि ये सब चीजें इसमें है। ठीक है, और देखिए पर्यावरण में क्या होता है कि हम परि प्लस आवरण, यानी परि और प्लस आवरण, आवरण से मिलाकर क्या बना हुआ है, पर्यावरण। यानी कि किसी स्थान विशेष में मानव के चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। यानी मानव के चारों ओर के आवरण को ही हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये बात सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण में क्या होता है कि ये दो चीजों से मिलकर बनती है। पर्यावरण में पर्यावरण में क्या होता है, जैसे देखिए पर्यावरण में क्या है कि एक मतलब जैसे जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर बनता है। यानी जैविक जैविक और प्लस अजैविक दोनों तत्वों से ये मिलकर बनता है। क्या आता है, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक, अजैविक संगठनों को हम क्या बोलते हैं। यानी इसमें देखते हैं कि जैविक और अजैविक, तो जैविक में क्या आ जाएगा, तो जैविक में हमारे क्या आ जाएंगे, जीवित जीव। जैसे जैविक में हम सीधे सीधे देख लेंगे, जो जीवित होते हैं वो जैविक में आते हैं। जैसे जीवित घटक, जीवित घटक किस में हो जाएंगे, ये जैविक में हो जाएंगे। ठीक है, और अजैविक में क्या हो जाएंगे, अजैविक में कि जो क्या होते हैं, अजीवित घटक, अजीवित घटक, अजीवित घटक किसमें हो जाएंगे, ये अजैविक में हो जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण के दोनों घटक में, तो जैविक अजैविक और अजैविक। तो जीवित घटक में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो मनुष्य भी है, मनुष्य है, और क्या है, मनुष्य के बाद जंतु, जितने जीव जंतु हैं वो तभी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जीवाणु आ जाएंगे, उसके बाद क्या आ जाएंगे, और जोड़िए आप पादप आ जाएंगे, पादप भी हो जाएंगे। ये सब क्या है, जीवित घटक है, यानी जैविक घटक है पर्यावरण के। ठीक है, उसी तरीके से अजैविक घटक में अगर हम देखें तो अजैविक घटक में हमारा कौन सा है, मृदा। ठीक है, उसके बाद वायु, उसके बाद जल। ठीक है, जल, उसके बाद तापमान, तापमान, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। यानी जो जीवित ना हो, अजैवित हो, उसे हम अजैविक घटक कहते हैं। तो पर्यावरण दोनों से मिलकर हमारा ये बनता है। ठीक है, यानी मनुष्य है, जंतु है, जीवाणु है, पादप है, मृदा है, वायु है, जल है, तापमान है, ये सबको मिलाकर हम क्या बनते हैं, यानी पर्यावरण के दोनों घटक होते हैं। ठीक है, अब देखिए इकोलॉजी, पर्यावरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। सॉरी, परिस्थितिकी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। परिस्थितिकी को यानी इकोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए यानी इकोलॉजी को, इकोलॉजी
इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। यानी अगर बात करेगा कोई, अगर पूछेगा कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। यानी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा क्या किया गया था? सबसे पहले पारिस्थितिकी का प्रयोग किया गया था। और कब पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग इनके ही द्वारा, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा कब किया गया था? 1869 में। ठीक है, 1869 में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसी से याद कर लीजिएगा कि 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसी सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। अभी तो इन्वायरमेंट में बस एक छोटा सा आपको हम इंट्रोडक्शन दिए हैं कि ये सब चीजें आएगी। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा बीपीएससी पीवाईक्यू पूछा है वो हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्लास हमारा नहीं है, ये तो पीवाईक्यू का क्लास है। बस हम एक ऐसे आपको मोटा मोटी एक ऐसे बता दिया हूँ ताकि आपको एक पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा अनुभव हो सके। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा, आराम से इसको देख लीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसकी क्लास जब चलेगी तो एकदम मस्त में इसकी क्लास चलेगी, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए इसकी क्लास चलेगी। लेकिन हम अभी पीवाईक्यू देख रहे हैं तो पीवाईक्यू ही हम देखेंगे। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है, जितने एग्जाम हुए 24 एग्जाम का पीवाईक्यू है। ठीक है, इसको आपको देखना है। 24 एग्जाम का पीवाईक्यू इसमें हुआ है, तो ये पूछा गया है बीपीएससी का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, देखिए बीपीएससी एलडीसी में पूछा हुआ है, मेंस में पूछा हुआ है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो जिम कार्बेट के बारे में थोड़ा सा हम देखें। तो देखिए जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, स्थित है। और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हाईली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। ठीक है, ये पूछ सकता है कि जिम कार्बेट की स्थापना हुई थी जब 1936 में, तो इसका नाम क्या था? तो वो हाईली नेशनल पार्क था। ये भी ध्यान में आपको रखना है। और 1956 में क्या किया गया? इसका नाम बदलकर जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इस पार्क के बीच से होकर रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, कौन सी नदी? रामगंगा। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला यह पहला पार्क था जहां बंगाल टाइगर का संरक्षण शुरू हुआ था। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो चला हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो अभियान चलाया गया था उसके तहत ये पहला पार्क था जो इसको लाया गया था। और इसमें क्या किया गया था? बंगाल टाइगर जो थे, बंगाल टाइगर को क्या किया गया था? सबसे पहले इसमें संरक्षण दिया गया था बंगाल टाइगर को। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अगर बारे में बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर चला कब था, यानी कब चला था? बाघ परियोजना, जिसको हम बाघ परियोजना बोलते हैं, तो ये कब चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर? तो ये चलाया गया था 1972 में, 1 अप्रैल 1972 को प्रोजेक्ट टाइगर चला था ये। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 को चला था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 को चला था। और ये इसको हम बाघ परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? यानी आरक्षित वन क्षेत्र किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र है। किसमें? आरक्षित वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है कि भारत वन रिपोर्ट, ये वन रिपोर्ट हम कब का पढ़ रहे हैं? तो ये 2023 का, लेकिन 2023 में अगर हम वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। लेकिन इसमें क्या दिया है कि अभी वन रिपोर्ट हम किसमें क्या दिया है इसमें, यानी वन रिपोर्ट दिया है 2000 कब का? ये 2021 का दिया हुआ है। हमको देखना है 2023 का वन रिपोर्ट। ठीक है, तो हम 23 का वन रिपोर्ट के अगर बारे में देखेंगे तो 23 में भी क्या है, यानी कि 23 में भी हमारा क्या है? सबसे अधिक वन रिपोर्ट में अगर हम देखें तो 23 में भी सबसे ज्यादा अगर आरक्षित वन क्षेत्र है तो कहाँ है? मध्य प्रदेश का ही स्थान है। 23 में भी मध्य प्रदेश का स्थान सबसे अधिक है, यानी वन प्लस वृक्ष आवरण वाला राज्य है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में, तो मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पहला स्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। यानी वन आवरण वाले, वन प्लस आवरण वाले क्षेत्र में, वन और वृक्षावरण वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बाद ये आता है। ठीक है, इसका एक क्लास हम ले लिया हूँ, वन क्षेत्र यानी भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का क्लास इसी चैनल में पड़ा हुआ है। आप जाइएगा आराम से देख लीजिएगा तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें देखना आपको जरूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स का है 2000 वन रिपोर्ट 2021 नहीं 2023 का आपको देख के जाना है। वन रिपोर्ट
यानी वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इसी चैनल पे पढ़ाया हूँ और जाके आपको देख लेना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या है, जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी होता है। जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है। कौन सा पेड़ उपयोगी है, तो प्रोसोपिस यानी जूलिफोरा। विलायती बबूल को क्या बोलते हैं, प्रोसोपिस जूली क्लोरा बोलते हैं, ठीक है। जूली क्लोरा या फ्लोरा, ठीक है, यही है। ये जैव विविधता को कम करने के लिए जाना जाता है और इसको विलायती बबूल अपने आसपास अन्य प्रजातियों के पौधों को पनपने नहीं देता है, इसका एक खासियत है, ठीक है। और विलायती बबूल मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिकी कैरिबियाई देशों में पाया जाता है। 1935 में ब्रिटिश अधिकारी ने उस देश में बढ़ रहे रेगिस्तान को रोकने के लिए मैक्सिको का एकेसिया का बीज हवाई जहाज से छिड़का था और रेगिस्तान तो रुक गया, लेकिन यह विलायती बबूल पूरे देश में फैलता जा रहा है और जैव विविधता को नष्ट करता जा रहा है। यानी रेगिस्तान को रोकने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि एक दुख को आप दूर करने के लिए दूसरे की सहायता लेते, तब तक वो क्या हो जाता है, वहां से बड़ा दुख और आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर लोन है और लोन लेकर लोन चुकाएगा तो क्या हो जाता है, एक कर्ज एक कर्जा और हो गया, ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ रेगिस्तान को कम करने के लिए छिड़का गया और क्या हो गया, वहां रेगिस्तान तो हो गया, खत्म तो हो गया, लेकिन जैव विविधता ही खत्म होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को बढ़ते ताप को से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है, रियो डी जेनेरिया में। तो आइए इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें रियो डी जेनेरिया के बारे में, तो ये भी देख लें। यानी पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जानते हैं, ठीक है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरिया में, और इसको क्या बचाने के लिए, तापमान से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करती है। किसका करती है, तो उत्तर से पश्चिम की ओर अनुसरण करती है। यानी जो प्रवासी पक्षी होती है वो शरद ऋतु में उत्तर से पश्चिम मार्ग के अनुसरण करती है और कुछ प्रव्रजन पूर्व से पश्चिम की ओर भी होता है। प्रव्रजन कुछ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक होता है। जैसे पक्षियों के प्रव्रजन शरद ऋतु में उच्च देशांतर वाले प्रदेशों में होता है, जिससे बर्फीली तूफान से रक्षा हो जाती है, ठीक है। यानी इनके बर्फीली जैसे उच्च देशांतर का मतलब कि मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और ये क्या है, हमारा क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। अब यहाँ से यानी 90 डिग्री देशांतर से जो हमारा ये होगा प्रवजन होता है उसको उच्च देशांतर बोलते हैं। 90 डिग्री इसके आसपास क्या होता है, यहाँ बर्फीली हवाएं शरद ऋतु में और बर्फीली हो जाती है, तो उससे बचने के लिए पक्षियां कहाँ जाती हैं, यानी निम्न देशांतर की ओर ये आती जाती हैं। उच्च देशांतर से निम्न देशांतर की ओर आते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रोडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल दर्शाती है। क्या दर्शाती है, तो मीठे पानी के चुंबक को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके ये दर्शाती है, ठीक है। यानी रेडियस प्रजाति माता पिता की देखभाल मीठे पानी के चुंबक को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके दर्शाती है। और रेडियस मछलियां मध्य यूरोप की नदियों में निवास करती हैं। ये मछलियां घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। तो कौन सा गैस है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ओजोन प्राथमिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में योगदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में के सुप्रचारित वन्य अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो कौन सा था, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कहीं 1973 देगा, ठीक है। यानी प्रोजेक्ट टाइगर का 1973 में ही स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 1972 से बाघ परियोजना वही स्टार्ट तो कर दिया गया था, लेकिन इसको पूरी तरीका से अगर भारत में कहेगा कि लागू कब कर दिया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी 1973 से ही चालू कर दिया गया था, 1973, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। आइए इसमें अगर हम देख लें 1973 दे दिया है, तो देखिए यानी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्रीय परियोजना थी और देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करना। और वर्तमान में भारत में कुल 55 यानी 54 टाइगर रिजर्व है, ठीक है, यानी 54 टाइगर रिजर्व। अगर वर्तमान में बाघ में देखें तो ये क्या है, 29 जुलाई को हमारा बाघ रिपोर्ट आया था, 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को
बाघ रिपोर्ट आया था, तो जिसमें बाघों की संख्या कितनी हो गई थी भारत में? भारत में बाघों की संख्या यानी बाघ रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करें तो उस समय ये बाघों की संख्या हो गई थी हमारा कितना, यानी 3682 ये बाघों की संख्या हो गई थी। ठीक है, 29 जुलाई 2023 को ये रिपोर्ट आया था, 2022 वाला रिपोर्ट। तो ये बाघों की संख्या हो गई थी 3682 हो गई थी। ठीक है, और इससे पूर्व रिपोर्ट में 3167 बाघों की संख्या थी। ठीक है, और सबसे अधिक बाघ अगर भारत में देखा जाएगा तो 75% बाघ कहाँ है, बाघों की संख्या कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, 2018 से 2022 में के बीच में बाघों की जो संख्या में वृद्धि हुई है वो 24.1% की वृद्धि हुई है, ये भी ध्यान में रखना है, परसेंटेज भी पूछ लेगा। ठीक है, और जिम कार्बेट यानी उत्तराखंड में देश में सबसे ज्यादा बाघ है, 260 बाघ जिम कार्बेट में है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में बिहार में अगर बाघों की संख्या देखा जाए बिहार में तो 2018 में 31 बाघों की संख्या थी, और 2022 वाला रिपोर्ट में बिहार में बाघों की संख्या कितनी हो गई है, तो 54 हो गई है, कितना, 54 हो गई है, ये भी ध्यान में रखना है बिहार में भी। ठीक है, और देखिए तो ये थी बाघ रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, आइए अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण, जंगल, समुद्री घास, परवाल भीतियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के 21 द्वीप शामिल है। कौन है, तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर है, जिसमें क्या है, ये सब चीजें पाई गई है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे धनी क्षेत्र है, और यूनेस्को के अनुसार मन्नार की खाड़ी यानी 4223 समुद्री प्रजातियों का वास है, यहाँ यूनेस्को मानता है, और यह जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न तटीय क्षेत्रों में से एक है। और मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की खाड़ी है जो भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे से और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, किस प्रकार के जलवायु में, तो CWG के अंतर्गत आते हैं, CWG के अंतर्गत आते हैं, किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु CWG के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया था, और इसका मुख्य वर्गीकरण तापमान और वर्षा, वार्षिक वर्षा और मासिक माध्यमान के आधार पे इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वातावरण मुख्य रूप से किससे के द्वारा गर्म होता है, तो मुख्य रूप से दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा गर्म होता है, यानी जो सूर्य से हमारे पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो लघु तरंग विकिरण के रूप में आता है, यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में हमारे पृथ्वी पर आता है। लेकिन जब वापसी में प्रकाश जाता है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में ये जाता है, तो सबसे अधिक गर्म होती है, यानी सबसे अधिक अगर गर्म देखा जाए तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा वातावरण गर्म होता है, और पृथ्वी सूर्यताप सूक्ष्म तरंग के रूप में प्राप्त करती है, जिसे गर्म होने के पश्चात पृथ्वी अपने आप एक विकिरण पिंड बन जाती है और वातावरण में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का प्रसार करती है, और इस प्रक्रिया को स्थलीय विकिरण के रूप में जाना जाता है। जब पृथ्वी पे पहुंचता है तो लघु तरंग विकिरण के रूप में, सूक्ष्म तरंग यानी लघु तरंग, और जब ये गर्म हो जाती है पृथ्वी तो वो प्रकाश को जो भेजती है दीर्घ तरंग किरण के रूप में भेजती है, तो उसी तरह से क्या हो जाता है, ये पूरा वातावरण गर्म हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 67वीं बीपीएससी में 68 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नजदीक किसके है, तो जयपुर के नजदीक है, यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और इसमें जो विकल्प दिया हुआ है उसमें सबसे अधिक नजदीक तो जयपुर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। ठीक है, यानी गुजरात का तटरेखा सबसे अधिक लंबी है, गुजरात की जो तटरेखा है वो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की अगर बारे में बात करें तो कौन सा है, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, कौन सा है, यानी गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। गुजरात का है कितना किलोमीटर है, तो 12,1214.7 किलोमीटर रेखा तटीय है, किसका, गुजरात का है। ठीक है, गुजरात राज्य। अगर इसमें दोनों दे दिया होता तो गुजरात के बाद कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का कितना है, यानी आंध्र प्रदेश का कितना है गुजरात के बाद, तो आंध्र प्रदेश का है 973, और महाराष्ट्र की तटरेखा कितने करती है, तो 652 महाराष्ट्र की करती है, और गुजरात आंध्र प्रदेश के बाद यानी सबसे अधिक गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु का है 906। ये भी ध्यान में रखना है, 3 तक याद करके आप रखना है
तीसरी तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तमिलनाडु, दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश और पहला गुजरात। अगर पूरा पूछ देगा कि यूटी यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक किसका है, तो अंडमान निकोबार का आ जाना है। अंडमान निकोबार का मतलब सबसे अधिक हो जाएगा राज्य और अगर केंद्र शासित पूछा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कर रहा है कि पहला है कि बाघ परियोजना यानी बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए बीपीएससी 367 में पूछा गया है 2022 में, ये ध्यान रखना है। ठीक कह रहा है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन की एक सजा भविष्य का निर्माण करना, यानी थीम भी पूछ रहा है, विषय पूछ रहा है। तो ये क्या है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। ठीक है, 1973 में स्टार्ट किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। बाघ परियोजना यानी 1973 में स्टार्ट किया गया और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया और वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, यानी क्या था, सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया गया। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो भूटान में स्थित है। ठीक है, यानी सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान के पूर्वी भाग में स्थित है, अभयारण्य है और यह लगभग 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभयारण्य बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खानाबदोश जनजातियों के लोगों का निवास स्थल भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत क्या अवशोषित करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणें अवशोषित करती है। जो ओजोन परत पाई जाती है ना, वो समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल में ये क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। जो हमारे सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है उसको वहीं अवशोषित कर लेती है। अगर वो पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पे आएगी तो हमको क्या हो जाएगा, बहुत सारे यानी स्किन कैंसर होने की डर रहता है। स्किन कैंसर जो अभी बढ़ रहा है ना, अगर स्किन कैंसर किसी मतलब यहाँ भारत में अगर बढ़ रहा है या पृथ्वी को बढ़ रहा है तो समझिए ओजोन परत यानी क्षरित हो रहा है। ठीक है, तो ओजोन परत इसमें पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। ठीक है, यानी हमारी पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से रक्षा करती है। हमारे वायुमंडल में 5 परत होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। यानी ओजोन परत जो होती है ये क्या है, वायुमंडल का महत्वपूर्ण घटक है और पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था और 2022 की थीम थी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक सहयोग की। ठीक है, यानी ओजोन दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया था। ठीक है, और जब क्वेश्चन पूछा है 2022 में, तो 2022 का हमारा क्या था, ओजोन दिवस का थीम क्या था, तो थीम था 2022 का थीम था यानी पृथ्वी पर क्या करना, जीवन की रक्षा करना था, ये थीम था हमारा। ठीक है, अगर हम बात करें अगर हम कि यानी 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाया जाता है तो इसका थीम क्या था अभी का, तो इसका हमारा थीम है जो 2016 का थीम क्या था, 2025 का। ठीक है, यानी एक मिनट, ठीक है, तो 2025 का थीम आपको खुद देख लेना है एक बार कि 2025 का जो हमारा थीम था ये क्या था, यानी ओजोन दिवस का जो हमारा थीम था वो क्या था, 16 सितंबर वाला। ठीक है, तो 2025 का थीम आपको देख लेना है कि 2025 का थीम क्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। कौन नहीं बनता है, तो सौर ऊर्जा का उपयोग ये प्रदूषण का कारण नहीं बनता है, बाकी ये सभी बनते हैं। रबड़ का जलाना, पेट्रोल का जलाना, ये सौर ऊर्जा के यानी प्रदूषण के कारण बनते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा प्रदूषण का कारण नहीं है। ठीक है, ये कारण नहीं है, इसको नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा के मतलब रूप में हम जानते हैं। ठीक है, और भारत उष्णकटिबंधीय देश में होने के कारण यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता उपयोगिता की अधिक संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोग पदार्थों के परिवर्तन किया जा सकता है, किसकी मदद से, तो जीवाणु के माध्यम से। ठीक है, यानी जैव निम्नीकरण कचरे को बैक्टीरिया और कवक के माध्यम से विघटित किया जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जीवित सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया से अपघटित कचरा पुनः प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है, यानी इसमें से कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करेगा, तो कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये बहुत अधिक पर्यावरण प्रदूषण करता है। जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करेगा एकदम, ठीक है। यानी हाइड्रोजन ईंधन का न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, क्योंकि यह गैर विषाक्त, अधात्विक और गंधहीन, स्वादहीन, अत्यधिक ज्वलनशील द्विपरमाणु गैस है। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो उप उत्पाद जो होता है वो पानी बनता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का अगर हम उपयोग करेंगे तो उसमें पानी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है, तो ये क्या है, वायुमंडल के कारण उष्मा में वृद्धि। यानी जो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है ना, एक क्या करती है, एक मतलब गरम गरम ट्यूब की तरह काम करने लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ये हमारे जो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में प्रकाश जो जाती है ना, ये जाने नहीं देती है, ठीक है। तो जाने नहीं देगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, वायुमंडल यानी कि कारण इसमें वायुमंडल गर्म हो जाता है, ठीक है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उष्मा में वृद्धि होती है, यानी वो प्रक्रिया जिसमें सौर विकिरण के आने वाली लघु तरंग को तो आने देती है, यानी जो सौर विकिरण लघु तरंग मतलब जो हमारे पृथ्वी पे आती है ना, सूर्य की किरण है, वो लघु तरंग विकिरण के रूप में आती है, तो उसको तो आने देती है, लेकिन जो जाती है यानी दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में जो पृथ्वी वापस करती है, तो उसको अवशोषित कर लेती है, जाने नहीं देती है, जिससे वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी हरित गृह गैस बन जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब होते हैं, ठीक है। और हरित गृह प्रभाव में बढ़ोतरी करती है, जिससे पृथ्वी क्या होती है, गर्म हो जाती है, जिसे क्लाइमेट चेंज भी बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैव विविधता क्या है, तो एक जंगल में कई प्रकार की वनस्पति और जीव को हम जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से होती है, और इसका संबंध पौधे के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से होता है, किंतु जैव विविधता जीवों की विविधताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अजैविक निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक है, क्या है, तो पुनर्चक्रण कर दो, ठीक है। अजैव अजैव मतलब हम बताए थे पर्यावरण के दो घटक थे, जैविक और अजैविक। तो अजैविक कचरा जो होते हैं उसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लास, जैसे शीशे ग्लास है, पेपर है, प्लास्टिक है, धातु है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, इसको क्या करो, पुनर्चक्रण करके फिर से एक नया पदार्थ बना के और उसको क्या करो, उपयोग करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बायोगैस के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा सही है, तो बायोमास के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस का उपयोग बायोगैस के रूप में किया जाता है, ठीक है। यानी बायोगैस का उत्पादन बायोमास के किण्वन द्वारा होता है, इसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे के लिए उपयोगी बायोगैस में बदल देते हैं, और मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य घटक है, और इसका उपयोग भोजन बनाने, रोशनी के लिए तथा इंजन के चलाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन अवक्षय के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो त्वचा कैंसर, यानी जब ओजोन का क्षरण होगा, तो हमने बताया था कि त्वचा कैंसर होती है, ठीक है। त्वचा कैंसर का ही कारण ओजोन क्षरण भी है, ठीक है। और ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है, और ये बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है, और जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है। यह हल्के नीले तथा तीव्र गंध वाली विषैली गैस होती है। ओजोन गैस समताप मंडल में अत्यंत पतली परत और पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है, हमने बताया था कि समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है, तो नाइट्रोजन है, सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% वायु में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन लगभग 20.95%, 21% के आसपास, ठीक है। और आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0036% पाया जाता है। इसका एग्जैक्ट एकदम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। और इसमें इसके अन्य घटक कौन क्या है, नियान है, हीलियम है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, हाइड्रोजन है, ये भी याद रखना है, क्योंकि पूछ लेता है कौन है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा, CO2, सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है। ये क्या करता है, जो दीर्घ तरंग विकिरण होती है पृथ्वी पे, तो वो अवशोषित कर लेता है, उसको जाने नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे ऐसे कर लेना है, एग्जाम में भी आपको ऐसे अंडरलाइन कर लेना है, तो कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा पन्ना। पन्ना बिहार में नहीं है, पन्ना जो अभ्यारण्य है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बाकी सब है, बल्लभकरमपुरम मेघालय में है, बल्लभ करम कहाँ है, मेघालय में है, गुइंडी कहाँ है, तमिलनाडु में है, और मुलिम कहाँ है, गोवा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है, तो सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र कौन सा है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र है, ठीक है। और चंडीगढ़ है, और उसके बाद लक्षद्वीप
में वन आच्छादित संख्या क्या है, सबसे ज्यादा वन आवरण अगर देखा जाएगा तो कहाँ है, लक्षद्वीप में ही है। सबसे ज्यादा अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, और सबसे कम कहाँ है, यानी कहाँ है, चंडीगढ़ में है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, और राज्यों में अगर देखें तो वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य में मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा वृद्धि वाले में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखते चलना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो निम्न गैस हाउस कौन है, तो ई हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सीएफसी भी है, मीथेन भी है, ये सब है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सीएफसी, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैव मंडल में जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर रहती है, इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं, तो इसको परितंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, परितंत्र। यानी जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है, उसे एक दूसरे पर निर्भर रहती है, इसे जीवित समर्थन यानी परितंत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है, किसमें है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी की सबसे बड़े बायोमास में से एक है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वन्य जीवन और वनस्पति की कई प्रजातियों की समृद्धि है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्थलीय पृथ्वी पर अभी भी मौजूद सबसे पुराने प्रमुख वनस्पति का प्रकार एक प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सा गैस नहीं है, तो वो हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन में हम उसको गिनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, और यह एकमात्र यहाँ एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है, तो हो जाएगा नकटी, यानी नागी नकटी, ये नहीं है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य एक कृत्रिम पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, और सभी क्या है इसमें जो और दिया है वो बरेला, कन्वर, कुशेश्वर, ये सब प्राकृतिक आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर स्थल और राज्य का कौन सा सही जोड़ा नहीं है, कौन सा सही जोड़ा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोनार। लोनार कहाँ है, यानी लोनार जो है वो लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, थोल गुजरात में है, अष्टामुदी कहाँ है, केरल में है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्न में से किस पर पाया जाता है, सबसे अधिक होता है, तो पत्तियों पर सबसे अधिक होता है। यानी वायु प्रदूषण का सीधा प्रभाव पेड़ पौधे की पत्तियों पर पड़ता है, क्योंकि पत्तियों द्वारा ही उनके भोजन का निर्माण होता है, और वायु प्रदूषण से पत्तियों के रोम जो होते हैं वो छिद्र वो प्रभावित होते हैं, और इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के प्रभाव से पौधों के अन्य भाग भी मतलब देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं, यानी अगर हमारे बारे में बात करें कि भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं, तो ये 2020 में भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी थी, यानी 2020 में अगर देखा जाए तो रामसर साइट्स की संख्या थी लगभग कितनी, 2020 में थी लगभग 75, और वर्तमान में हमारे देश में कितने हैं रामसर साइट, 75 है, और अगर 2020 में देखा जाएगा तो कितने थे, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए इसको ज्यादा विशेष ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए अभी अपडेट कर दे रहे हैं, आज जो हम पढ़ा रहे हैं अभी का, तो वर्तमान में अगर अभी देखा जाए तो रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, 89 है। कितने हैं, 89 संख्या रामसर साइट्स की है। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ है, तमिलनाडु में, कितने, तमिलनाडु में 20 है। ठीक है, और इसको एक दिन रामसर साइट्स के जितने हैं मेन रामसर साइट एक दिन इसी का क्लास ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्लास अब लेंगे कब, अगस्त में, अभी नहीं, अगस्त में एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले, यानी 13 सितंबर को एग्जाम है, तो 13 अगस्त को के आसपास हम इसका एक रामसर साइट्स का हम क्लास ले लेंगे, जिसमें सभी रामसर साइट बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 5-10 मिनट का क्लास होगा और पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे अधिक वो है, अगर पहला रामसर साइट पूछेगा कि पहला रामसर साइट कौन सा है, तो वो है हरिके बैराज। कौन है, हरिके बैराज, ये भी ध्यान में आपको रखना है, हरिके बैराज पहला रामसर साइट है। ठीक है, और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, रेणुक, कौन है, रेणुका वेटलैंड,
रेणुका है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, तो सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी रामसर साइट्स की अगर संख्या देखा जाए तो क्या है, 1971 में ईरान में रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, और इसमें इसमें भारत के संस्थापक सदस्य भी थे भारत, और प्रत्येक 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें सही सुमेलित नहीं है कौन, तो नेयार। नेयार छत्तीसगढ़ में नहीं है, नाम से पता चल रहा है, नेयार यानी दक्षिण भारत का कोई राज्य होगा, केरल है। ठीक है, केरल में स्थित है, बाकी सब ठीक है। मुकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, डालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड राज्य में स्थित है, और कोटीगांव वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सलीम अली चिड़ियाघर अभयारण्य कहाँ स्थित है, कहाँ है, तो गोवा में स्थित है। ठीक है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी के किनारे चिराओ द्वीप पर स्थित है, और इसका नाम एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली मोइजुद्दीन अब्दुल के नाम पर रखा गया था, और सलीम अली पक्षी अभयारण्य कोयल स्वर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अम्ल वर्षा का घटक है कौन है, ए और बी दोनों है, यानी HNO3 और H2SO4 तीनों अम्ल वर्षा के घटक हैं। HNO3 और H2SO4 अम्ल वर्षा के ये घटक हैं, और अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, यानी हिमपात, ओला, कुहारा, ऐसे इसे होता है। इसमें क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के घुले होते हैं, और जिससे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है क्या होता है, 4.2 से लेकर 4.4 तक होता है, यानी 4.2 से 4.4 तक होता है, तो अम्ल ही है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षार है, 7 से कम वाले अम्ल है, 7 जिसका है वो उदासीन है, तो भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में स्थित है, तो किस में है, मयूरभंज में स्थित है। ठीक है, मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, और 2009 में इसे यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, और इसके उड़ीसा के अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान, गहरी माथा वन्यजीव अभयारण्य आदि ये सम्मिलित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत भी शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में 49 है, और भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में 97 है, और वर्तमान में कुल भारत में 567 वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक कौन सा है, तो जयपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन पूछले पहले भी पूछा है, अभी भी रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 था। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए पहला वैश्विक समझौता हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी क्योटो सम्मेलन 1997 जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ठीक है, COP 27। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो समताप में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन दिवस को मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होते हैं कौन कौन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन सभी हो जाएंगे। ये है ग्रीन हाउस गैसों के CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करने वाले देश चीन, अमेरिका, भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं इसे। ठीक है, कवकों की प्रजातियां अनिल शैवालों के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता म्यूचुअलिज्म को हिंदी में सहजीविता भी कहते हैं। ठीक है, और इसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है, और सहजीवी के अंतर्गत 2 पादप पाए जाते हैं, यानी जंतु बिना एक दूसरे के नुकसान पहुंचाए रहते हैं, और इसी को ही म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी 2 जीव एक दूसरे को बिना वो पहुंचाए जैसे इसमें पाए जाते हैं, तो उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी ये क्या होते हैं, जब कभी कभी भैंस में सोई रहती है तो उसपे वो क्या होते हैं, कौवा वौवा आके बैठ जाते हैं, और उसको मतलब खुदते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, आराम से बैठने देती है, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना उसके शरीर पे लगे हुए, वो खा के आनंद लेते रहते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो उसे आवास कहते हैं, जहाँ जीव निवास करते हैं उसे आवास कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु के सबसे अधिक प्रदूषित करता है, कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक प्रदूषित करता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, और यह गैस हवा में थोड़ी हल्की होती है और ऊंची सांद्रता, यह मनुष्य और जानवरों के लिए
विषाक्त होती है। इसकी अधिक मात्रा शरीर के अंदर जाने से पहले दम घुट जाता है और आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है, कौन नहीं है, तो LAB अपमार्जक ए नहीं है। ठीक है, यानी साबुन, क्षारीय और वसा तेलों की प्रतिक्रिया से बनते हुए वसा अवकल आसानी से माइक्रोबॉक्स यानी सरल अणुओं में टूट जाता है, इसलिए साबुन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डिटर्जेंट सिंथेटिक यौगिक होते हैं और साधारणतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल एसिड के अमोनिया या सल्फेट लवण होते हैं। ठीक है, सिंथेटिक यौगिक को माइक्रोबॉक्स यानी सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए डिटर्जेंट यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी पर से टकराती है, तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आने लगती है, जिससे क्या हो जाता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी स्किन कैंसर होने की खतरा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और एक कब से पहली बार मनाया गया था, 1970 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोटर गाड़ी के निशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव कौन से है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, यानी जो मोटर गाड़ी से निकलती है गैस वो कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है, कौन सा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का सबसे अधिक बड़ा कारक है। ठीक है, और अम्ल वर्षा में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रिक अम्ल प्रमुख कारक होते हैं, जिसे वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, और अम्लीय वर्षा इसे कहते हैं। अम्लीय वर्षा में नदियों के पानी का पीएच मान कम हो जाता है और वहां अम्लीय हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई वर्ष बाद मार्च 2019 में जावन जाति के गैंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए गए, तो इंडोनेशिया में पाए गए थे। यानी सुंडा गैंडा कम सींग वाले गैंडे के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में इंडोनेशिया के जावा पश्चिमी क्षेत्रों में उजांग कुलोन नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वासन हेतु लाभप्रद होता है, क्योंकि क्यों लाभप्रद होता है, तो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं इसलिए लाभप्रद होते हैं। ठीक है, यानी समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वासन हेतु लाभप्रद होते हैं, क्योंकि हरित पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं जो समुद्री जीवों के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल में क्या है कि वायुमंडल में ओजोन परत क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जिम्मेदार है। ठीक है, यानी ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार कारक है वो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये कैसे निकलता है, ये AC उसी चलाने से सबसे ज्यादा CFC निकलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म ओजोन परत के क्षरण में से त्वचा कैंसर, नेत्र रोग ये सब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क है, कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये इसका क्षेत्रफल है यानी 1985 वर्ग किलोमीटर है, सन नहीं है, ये क्षेत्रफल है, ये याद रखना है। और नामदफा नेशनल पार्क 1972 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा माउलिंग नेशनल पार्क वहीं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज की गई थी, तो 1985 में सबसे पहले देखा गया कि अंटार्कटिका के ऊपर क्या हो गया, यानी ओजोन क्षरण का सबसे अधिक छिद्र उसी पे हुआ था। ठीक है, और इसकी पहचान ओजोन गैस की कब की गई थी, 1940 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक वनाच्छादित जब क्वेश्चन पूछा है तो सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य कौन से हैं, तो उसमें इसमें जब पूछा है तो मिजोरम है। लेकिन अगर अभी बात किया जाए कि सबसे ज्यादा वनाच्छादित राज्य पूछ रहा है कि सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य किसमें है, तो ये हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ये इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, इसको जाके आपको देख लेना है कि सबसे अधिक वनाच्छादित भारत यानी वन एवं वृक्षावरण में तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है, ये वन और वृक्षावरण में सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र है। और प्रतिशत में सबसे अधिक अगर पूछेगा कि कौन सा राज्य है तो कौन सा है, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, और राज्यों में अगर पूछेगा तो सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है, कौन है, मिजोरम ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है, कौन सा है, तो कोरोल, यानी कोरोल सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, यानी कोरल रीफ जो हिंद महासागर के प्रवाल भित्ति या प्रवाल शैल कहा जाता है, ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, गर्म और उतले समुद्री जल में पाई जाती है। ये पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण इन पर तेजी से विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है कौन? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, आइए अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जलीय, क्या कर रहा है कि एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्लैंक्टन कहा जाता है। ठीक है, यानी प्लैंक्टन सूक्ष्म जीवों के विविध संग्राहक जो जलीय वातावरण के सामूहिक रूप से रहते हैं। ये मछली, व्हेल जैसे कई बड़े जलीय जीवों के भोजन का प्रमुख कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधों के प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं, क्या? तो ऑक्सीजन हेतु उगाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हेतु इसको उगाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं कि मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे जलकुंड में ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उगाए जाते हैं। और क्योंकि क्योंकि क्या होता है? क्योंकि हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूप से अपघटनीय नहीं है? कौन नहीं है? तो एल्युमिनियम फायल नहीं है। ठीक है, सब्जी, कागज और केचुआ ये क्या होते हैं? अपघटक के काम करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम फायल अपघटक के काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये मानव निर्मित प्लास्टिक, एल्युमिनियम फायल आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? कौन नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब है। ठीक है, प्रदूषण करते हैं, हाइड्रोजन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है? कौन किसमें है? तो केरल में स्थित है। यानी साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1980 को की गई थी। 1984 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। हाथी, बाघ, सांभर, चीता और जंगली सुअर इसमें पाए जाने वाले जानवर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। यानी यूएनईपी जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? तो वहां पहला पृथ्वी सम्मेलन किया गया था रियो डी जेनेरिया में, इसलिए प्रसिद्ध है। 1992 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिथोनिन होता है, क्या होता है? कीटनाशक होता है। मिथोनिन क्या होता है? ये कीटनाशक होता है और इसका फॉर्मूला होता है C5H11NO2S होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? किसे दिया गया है? तो काजीरंगा को विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। काजीरंगा कहाँ है? असम राज्य के यानी गोलघाटा एवं नौगांव जिले में स्थित है। ठीक है, और यहाँ एक सिंग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, 1985 में विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कंजर्वेशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से ये संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया था इसको कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? सुमिलित करना है। यानी सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। तो आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, यानी त्वचा कैंसर कैसे होता है? तो त्वचा कैंसर फ्लोरोकार्बन नहीं सॉरी पराबैंगनी किरणों से कैसे होता है? पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, यानी त्वचा का कैंसर कैसे होता है? पराबैंगनी किरणों से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है और ओजोन छिद्र किसे हो रहा है? फ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का छिद्र हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और ये आपको ध्यान में रखना है। यानी त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों से, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा सबसे अधिक होती है? किसके कारण? H2SO4 के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ल वर्षा में सबसे अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, लगभग 70% होता है और शेष में नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो किससे बनता है? सभी से, यानी जैविक अजैविक घटकों से पर्यावरण बनता है। ठीक है, यानी हमने बताया था कि भौतिक यानी जैविक अजैविक घटकों से क्या बनता है? पर्यावरण का निर्माण होता है। इसमें स्थल, जल, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल, मानव, ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रीन हरित शांति क्या है? ग्रीन हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में कनाडा में किया गया था। ठीक है, और ये संगठन रेनवी वॉरियर नामक जहाज का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हमारा क्या हो गया, यानी कि जो हमारा
ये जो टॉपिक था पर्यावरण, यानी क्या था, ये जो टॉपिक था हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया है। ठीक है, यानी ये हमारा टॉपिक था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। जितने पीवाईक्यू थे, बीपीएससी के द्वारा जितने एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू थे, वो सभी हम क्वेश्चन देख लिए हैं। आपको बस क्या करना है, आपको क्लास करके और रिवीजन करते चलना है। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।